पोजीशन लेके आप लोग खड़े हुए, मुझे टर्की और अजरबैजान जैसा कुछ लग रहा है कि मिलके हमला करेंगे। हर जगह पर ये बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। भाषाई विवाद सुलझाने के चक्कर में हम बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। गुजरात में 3 भाषाएं हैं, महाराष्ट्र में सरकार लौट के आई है, 3 भाषाएं करना चाह रहे हैं। कर्नाटक का ऑटो वाला झगड़ा करता, हम उसको कन्नड़ में जवाब देते कि झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, हमें आती कन्नड़ बोलनी, तुम हिंदी बोल के दिखाओ। फिर वो हिंदी में बोलता कि हाँ मैंने भी 10वीं क्लास पास की हुई है, मैंने भी हिंदी सीखी हुई है। हिंदी समाज में आने के लिए या रहने के लिए लोग मार मचाएं कि भैया इंडिया का वीज़ा मिल जाए, हमें तो जाके रहना है हरियाणा में। मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा, उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। आखिरी सवाल आपका रह गया था, मैं ले लेता हूँ। आखिरी सुन के मुझे राहत मिली। सवाल देखते हैं कैसा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टिकोण में। इसके तहत हम करंट अफेयर्स के ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो यक्ष प्रश्न बनकर समाज को झिझोड़ देती हैं। और ये वो मुद्दे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एक समझ विकसित हो, सही तरीके से, सही तथ्यों के साथ में, कुछ सही फैक्ट्स और लॉजिक के साथ में। इसके लिए हमने सोचा कि विकास सर से हम निवेदन करें और उन्हें यहाँ पर हमारी टीम के सामने बुलाएं, जिससे कुछ खास मुद्दों पर सर की राय हमें समय समय पर मिलती रहे। और इस बात के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि सर ने इस बात को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। नमस्कार, शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने एक ऐसी पहल शुरू की। मतलब आप तो चाह ही रहे थे बहुत समय से, मैं ही मना कर रहा था, पर ठीक है, इसी बहाने बातचीत हुई हमारी। सर, हमने अनुरोध किया है आपसे कि मतलब जैसे आज हमारी चर्चा का मुद्दा शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे लोग चाहते हैं कि आपकी राय मिले। 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, 3 मुद्दा अगर हम काउंट करेंगे तो कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे लोग सच में चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आखिर ये मामला क्या है, इसके सारे पक्ष क्या हैं। तो आज बातचीत का सिलसिला हम जिस मुद्दे से शुरू करेंगे वो मुद्दा है भाषाई विवाद का। भाषाई विवाद सर ऐसा भी हाल में देखने को मिल रहा है जो हाल फिलहाल का है नहीं, है लंबे समय से चल रहा, लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गया है। अगर हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पर यह बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में यह सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं, खासकर कि हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और 1-2 दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सही है या नहीं है? मतलब प्रतिक्रिया किसकी तरफ से हो देखना पड़ेगा ना। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो तो बेचारे, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई कुछ सामान बेचने वाला है, वो सब लोग आमतौर पे गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको सिखाया गया है। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो मेरा मानना है कि भोले भाले इमोशनल लोग हैं, जिन्हें किसी ने सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भर दी है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने इलाके में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारे रोज़गार के साधन हमारे ही इलाके में हमसे कम हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप किसी भी समाज में भर देंगे तो वो ऐसे बौखलाता है, सामान्य सी बात है। असली गुनहगार ये नहीं होते जो ऐसा करते हैं, असली गुनहगार वो हैं जो उनको उकसाते हैं। उकसाता कौन है? उकसाता वो है जिसको कोई पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक बेनिफिट है। महाराष्ट्र में वही पार्टियां ये कर रही हैं जो विपक्ष में हैं, तो सीधी सी बात है, उनको सरकार से हिसाब बराबर करना है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, और तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का मुद्दा 1960s के समय से ही एक इलेक्टोरल मुद्दा है। तो तमिलनाडु में इलेक्शन के साल में हिंदी विरोध का मुद्दा उठे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कर्नाटक में आमतौर पे नहीं होता है, पर कर्नाटक बहुत कम ऐसे राज्यों में है जहाँ केंद्र सरकार का विपक्ष मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी टकराहटें ऐसी मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि जो लोग उकसाते हैं उन्हें या तो इलेक्शन जीतना है,
या उनमें से कुछ छुटभैया नेता ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दूसरी भाषा के बिजनेसमैन से पैसा वसूलना है, हफ्ता वसूलना है। अपनी ताकत से वो हो नहीं सकता है, तो जब आप दिखा देंगे कि मैं समाज पे ताकत रखता हूँ और समाज आपको मार सकता है मेरे कहने पे, तो एक भय पैदा होता है। उस भय की वजह से छोटे मोटे फायदे ये लोग उठाते हैं। सवाल है कि इस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके साथ ये हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कानूनी तौर पर तो भारत में कोई किसी को बाध्य कर नहीं सकता। आर्टिकल 19 हमारा संविधान में है, फंडामेंटल राइट है, जिसके अलग अलग हिस्सों में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बेंगलोर में जाके या बेंगलुरु में जाके बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्जी है। बोलूं तो हिंदी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं मेरी मर्जी है। तो कानूनन तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे में करना क्या चाहिए? एक पॉलिसी भी तो होनी चाहिए हमारी। मेरा मानना है कि अगर आप किसी राज्य में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, टूरिस्ट की हैसियत से गए हैं, छोटे से काम के लिए गए हैं, तो आपको भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा भाषाएं सीखें या ऐसे स्टाफ को रखें जो भाषाएं जानता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक बार स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था। वहाँ की एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो टिकट मेरे पास थी वो किसी और बोगी की थी, मैं किसी और कोच में चढ़ गया। पूरी फैमिली थी। तो टीटी वहाँ पर आया, उसने टिकट चेक की, टिकट गलत निकली। तो हम तो भारतीय तरीके से घबरा गए थे कि अब तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ट्रेन से उतारा जाएगा, शायद जेल भेजा जाएगा। पर उस आदमी ने बहुत प्यार से हमें हिंदी में बात की। उससे कहा, नमस्ते, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, आप घबराएं नहीं। फिर जब इंग्लिश में बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ी। स्टेशन आया, उसने हमें उतारा, साथ में लेके दूसरे कोच में बिठाया कि ये आपकी सीट है। अब उस एक घटना की वजह से मैं जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा उस समाज के प्रति, और शायद मैं 10 लोगों को और बोलूंगा कि तुम भी जाओगा घूमने के लिए। इससे उनका जीडीपी बढ़ेगा। एक दूसरी घटना उसी के 4 दिन बाद फ्रांस की है। मामला यह था कि टिकट हमारी थी एक जगह से दूसरी जगह की, और बाद में हमारा विचार बना कि हम बीच में रुक के एक शहर और देख के बाद की ट्रेन से जाएं। तो मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा। अब मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, उन्हें हिंदी भी क्यों आएगी, पर मेरा अनुमान था कि अंग्रेज़ी आती होगी। तो मैंने अंग्रेज़ी में पूछा। उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश में कहा, और ये एहसास दिला दिया कि अगर फ्रांस में आए हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। और वो व्यवहार मुझे आज तक चुभता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर टूरिस्ट कैसे आपकी भाषा सीख के आएगा? तो बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में जो टैक्सी वाला है, होटल वाला है, उनकी जिम्मेदारी है कि 4-5 भाषाओं के कुछ कुछ शब्द सीख लें। लेकिन अगर मुझे बेंगलोर में जाना पड़े, मान लीजिए 3 महीने के लिए, या नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या रहने के लिए जाना पड़े, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं रोज़ वहाँ के लोगों से बात करूँगा, और मैं हर बार उन्हें क्यों असहज करूँ भाई? ले दे के 10, 20, 25 शब्द होते हैं जिनसे काम चल जाता है। अगर वो 20 शब्द मैं याद कर ही लूँगा और बातचीत थोड़ी कर लूँगा, और आप देखेंगे कहीं भी विदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में, जहाँ आप उनकी भाषा में टूटे फूटे 4 शब्द बोलेंगे, वो इतना खुश होंगे और इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि आपको घर तक पहुँचा के आएंगे उसके बाद। ये वैसे ही है कि आपके इलाके में कोई अंग्रेज़ आके हिंदी बोले टूटी फूटी, आपका मन करेगा मैं इसके लिए क्या ना कर दूं। तो मैं हिंदी जानता हूं, इसलिए मैं बेंगलोर में हिंदी ही बोलूँगा। इस जिद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वहाँ रहना है, 3 महीने, 6 महीने मान लीजिए रहना है। एक बैंक अधिकारी एसबीआई में कुछ दिन पहले घटना हुई। उस बैंक अधिकारी ने बेंगलोर शहर में एक कस्टमर से ये कहा कि मैं इंडिया में रहती हूँ, हिंदी में ही बोलूँगी, कन्नड़ में नहीं बोलूँगी। अब ये पॉलिसी का मामला है। सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक में कौन लोग आएंगे? वहाँ के लोकल्स आएंगे। उन लोकल्स को हिंदी क्यों आएगी? एक लोकल
सर्विस अगर सरकार दे रही है तो जिस भी इलाके में देंगे वहाँ की भाषा में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम भी यही है कि किसी भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट तक में वो कहते हैं कि बैंक में ऐसे कर्मचारी ज़रूर होंगे जो वहाँ की भाषा में लोगों से बात कर सकते हैं और पब्लिक डीलिंग वही लोग करेंगे। तो हम हिंदी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियमों को भी खारिज कर देंगे। भाषा बहुत सेंसिटिव मामला होता है और भाषा के मामले में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा मिजाज ऐसा हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि प्रॉब्लम बढ़े। तो 3 बातें। पहली बात, ऐसी बातें कौन भड़काते हैं? जो ऐसा करते हैं जनरली वो भोले भाले लोग हैं, उनसे बहुत नाराज़ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हमें कानूनन नहीं घबराना है। कोई बदतमीज़ी करे, हमला करे, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी, ताकि दबाव उन पर भी हो। लेकिन अगर मैं टूरिस्ट की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ रहना है लंबे समय तक, तो बेहतर है कि कुछ शब्द मैं सीख लूँ, ताकि अंतिम रूप से तो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ संवाद होना चाहिए ना। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ आप जाएं, बी ए रोमन व्हेन इन रोम, नॉट फॉर 2 days, बट इफ़ यू आर इन रोम फॉर 10-15 days, ट्राई टू बी रोमन। ये कहने का भाव है। कुछ मेरे फ्रेंड्स सर बेंगलोर में जिससे रहते हैं, तो मैंने एक बार पूछा भी था उनसे कि आप जब मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हर कोई तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं कि आप इंग्लिश के वर्ड बोल लेंगे। तो कभी सब्जी लेने जाते थे तो उनके साथ ये दिक्कत हो जाती थी कि उसका नाम क्या है, तो वो नाम ले ही नहीं पा रहे हैं। फिर जाके उस पर हाथ रख के बताना पड़ता था कि ये है, ये दे दो। तो वो दिक्कत आती थी, बट वो सीख गए धीरे धीरे। मुझे ध्यान है कि एक बार मैं ऐसी एक यात्रा में था, बस की यात्रा में था, मतलब प्राइवेट बस थी, 15-20 लोग हम एक ग्रुप के ही थे। वो उसी यात्रा की बात है, यूरोप में ब्रातिस्लावा एक शहर, आप जानते होंगे, स्लोवाकिया की राजधानी है, चेक की वियना, उसके बाद एक और शहर हम जा रहे थे। बहरहाल ड्राइवर से मुझे एक बात करनी थी, उसे बताना था कि हमारे परिवार में एक छोटी सी बच्ची 1 साल की है, उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है। अब समस्या ये कि वो ड्राइवर अकेला था, उस बस में कोई और नहीं था। उसे केवल चेक गणराज्य की भाषा आती थी, ना अंग्रेज़ी ना कोई और भाषा। हम में से किसी को वहाँ की भाषा नहीं आती थी। वो बच्ची तबाह किए हुए थी एकदम। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? और वहाँ ये नहीं होता कि अब बस में कुछ भी कर देंगे, वहाँ के नियम बड़े कठोर होते हैं। तो फिर अंत में गूगल काम आया। गूगल ट्रांसलेट पर मैं गया और मैंने इंग्लिश में टाइप किया, द स्मॉल चाइल्ड वॉन्ट्स टू पी। फिर उसकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके फिर स्पीकर पे करके सुनाया उसको। तब वो ठाके मारता रहा आधे घंटे तक पहले। फिर उसने बस को साइड में जगह रोका और हमें अलाउ किया। सीधी सी बात है, जब 2 भाषाओं के लोग हैं, ज़रूरी बात करनी ही है। अगर कोई तरीका नहीं है तो फिर मशीनें काम आएंगी, पर मशीनें अगर नहीं है तब कैसे काम चलाएंगे? तो उनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हमारा सीख लें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि 4 नाम सब्जियों के सीख लें। हमेशा इशारे से क्यों बात करनी कि वो दो, फिर वो 4 चीज़ें ढूंढ रहा है। तो 5-6 सब्जियों के नाम, 2-4 मतलब संख्याएं याद कर लें, कुछ और बेसिक चीज़ें याद कर लें। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भाषा होती है वो समाज को जोड़ने का काम करती है, एक पुल की तरह रहती है। तो उस पुल के होने के बावजूद अब ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं क्यों? मतलब ऐसी क्या वजह है कि वो झगड़ रहे हैं? नहीं, भाषा जोड़ने का काम जितना करती है, तोड़ने का भी उतना ही करती है। ये तो स्थापित सिद्धांत है। अगर भाषा केवल जोड़ती तो बांग्लादेश ना बनता। श्रीलंका इतने साल तक गृह युद्ध में रहा, क्यों रहता? स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में इतनी दिक्कतें हुई, क्यों होती? कनाडा के 2 हिस्से होते होते बचे, क्यों ऐसा होता? सब तो भाषा से ही हुआ। तो भाषा के साथ क्या कोई भी एथनिसिटी हो, एथनिसिटी का मतलब है धर्म, जाति, नस्ल, जनजाति, भाषा। ये वो प्राथमिक पहचान समूह की होती है जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। इन सब में से सबसे गहरी पहचान भाषा होती है, क्योंकि पैदा होते ही हम भाषा में ही सुनते हैं, भाषा में ही बात करते हैं, सोचते भाषा में हैं, महसूस भाषा में करते हैं, बोलते भाषा में हैं। तो भाषा, धर्म, जाति, नस्ल सब सेकेंडरी हैं, सबसे पहले भाषा है। तो भाषा के साथ हमारा एक ऐसा लगाव बनता है। ये वैसे ही हुआ कि आप कहते हैं प्रेम तो जोड़ता है, तोड़ता क्यों है? तो जिससे आप प्रेम करते हैं कोई और उससे प्रेम करके देखे, फिर तोड़ देगा एकदम। आपको पॉजिटिवनेस भी तो होती है ना। तो एक भाषा आपकी है, आप अपनी भाषा में कंफर्टेबल हैं, एक समूह है,
और मनुष्य को जिंदा रहने के लिए दो इमोशंस चाहिए, एक कलेक्टिविटी कि हम सब एक हैं, वी फीलिंग, जिसका चरम है नेशनैलिटी, और एक चाहिए अदर्स, हमें दुश्मनी भी करनी ज़रूरी है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो जी नहीं पाएगा। हमारे इंसान होने की प्रक्रिया में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम जिस तरह से डेवलप हुए हैं, हम बहुत सारे दुश्मनों से लड़ते लड़ते डेवलप हुए हैं। तो दुश्मनों की ज़रूरत हमें बहुत बेसिक लेवल पे होती है, और जिसके दुश्मन नहीं है वो फिर क्रिएट करता है दुश्मन, जिसका कोई नहीं है वो अपने अंदर ही क्रिएट करने लगता है। इसलिए हमारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, कुछ हार्मोन्स सही हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे जो प्यार मोहब्बत सब समूह सहयोग उसके लिए हैं, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स हैं, या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, उसमें आक्रामकता है, उत्तेजना है, साहस की फीलिंग है, वो भी हमें संतुष्ट करते हैं। तो हर समाज में ऐसा होता है कि हम कुछ यूनिट्स बन जाते हैं, बाकी यूनिट से हम अलग हो जाते हैं। ऐसी भाषा में होता है, तो मैं हिंदी वाला हूँ तो कन्नड़ वाला मुझसे अलग है, दुश्मन नहीं अलग है, पंजाबी वाला अलग है। अब ये दुश्मनी कब बनेगी? जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे इनसिक्योरिटी आनी चाहिए। इनसिक्योरिटी कैसे आएगी? अगर कन्नड़ भाषी ज़िले में, बेंगलोर में, वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को हर 10 में से 3 तमिल दिख रहे हैं, हर 10 में से 3 हिंदी वाले दिख रहे हैं, अपने लोग 4 ही नज़र आ रहे हैं, और वो 4 काउंट नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कोई बचा ही नहीं है। उसको अचानक लगने लगा कि मैं अपने इलाके में माइनॉरिटी हो गया, अल्पसंख्यक, और माइनॉरिटी होने का एहसास बहुत बुरा होता है। फिर अगर किसी को ये लगने लगे कि बैंक मेरे इलाके में है, यहाँ नौकरी करने वाले सारे बाहर से आए हैं, हमारे लोग क्या करेंगे? अब ये इनसिक्योरिटी क्या होगी? फाइनेंशियल हो गई। सोशियोलॉजी में कहते हैं कि सारे आंदोलन, सारी हिंसाएं बेसिकली एक फीलिंग से पैदा होते हैं, जिसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक या सापेक्ष वंचन की भावना। ये भावना कि मैं दूसरों की तुलना में नुकसान में हूं। इस भावना के बिना ना नक्सलवाद पैदा हो सकता है, ना आतंकवाद पैदा, ना उग्रवाद पैदा होगा, ना कोई आंदोलन पैदा होगा। तो जब किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप को ये फील होने लगे कि मैं अपने ही इलाके में नुकसान में आ गया, मैं अपने ही इलाके में माइनॉरिटी हो गया, मैं अपने ही इलाके में डर के चलता हूँ, कहीं 4 लोग किसी और भाषा वाले घेर ना ले मुझे अकेले में, ये जो असंतोष है, फिर उसे कोई हवा देने वाला मिल जाए, जिसको इलेक्शन लड़ना है, उसको लड़ना है इलेक्शन, वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालेगा, सब लोग परेशान होंगे, फिर वो एक रैली करेगा, आंदोलन करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, झुंड बनाएगा। मॉब की जो मेंटालिटी है वो भी हमारे जीन्स में है। इंसान के इंसान बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब एप्स झुंड में रहने लगे। झुंड में रहना सुरक्षा का एहसास होता है, और अब झुंड में हमेशा तभी है जब किसी झुंड से झगड़ा आपका होने वाला है, वरना कोई झुंड में क्यों रहेगा? झुंड में रहने का सबसे बड़ा एहसास ही ये है कि हमारा झगड़ा किसी और झुंड से हो सकता है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, सारे कन्नड़ बोलने वाले इकट्ठे हो गए, सारे हिंदी वालों ने अलग मोर्चा बना लिया, बड़ी सुरक्षा महसूस होती है कि हमारे लोग हैं। पर हमारे लोग होते ही ध्यान रखना है कि अदर्स भी हैं, वो भी उतना ही कनेक्टेड हैं, फिर ये ग्रुप फाइट होगी। इसलिए भाषा जोड़ती है एक समूह के अंदर, भाषा तोड़ती है दूसरे समूह के साथ। और भाषा के नाम पे कितने देश बने हैं, कितने भारत में राज्य बने हैं। यूरोप में आमतौर पे देश भाषाओं से बने हुए हैं। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, ये सारे एक भाषा एक देश है, भाषा से ही देश बना है। जर्मनी भी ऐसे बना है। भारत में क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स काम नहीं कर रही थी, तो भारत की मजबूरी हो गई थी कि हमें भाषाई राज्य बनाने पड़े। अगर आप 1953 से 55 का वो प्रोसेस पूरा देखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला, अंततः भारत में सारे राज्य, ऑलमोस्ट सारे, नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए, गोवा छोड़ दीजिए, झारखंड, उत्तराखंड को छोड़ सकते हैं, बाकी सारे राज्य कैसे बने हैं? भाषा से बने हैं। तो भाषाई राज्य इसीलिए बने कि भाषा जितनी ताकत किसी और एथनिसिटी में है ही नहीं। तो सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ के लोग भी यही सोच करने लगे, यही मांग करने लगे कि हमारे राज्य में आओगे तो हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। हिंदी भाषी राज्य ना तो ऐसा करेंगे, ना करने की ज़रूरत है, ना ऐसा करना चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए?
क्योंकि असुरक्षा उनको होती है जो संख्या में कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र इतना बड़ा है, हमारी आबादी इतनी बड़ी है, 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 43% भारत की आबादी का प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी बोलने वाले हैं। 43%, उससे ज़्यादा ही है थोड़ा सा। इस बार सेंसस में मेरा अनुमान है कि ये संख्या 45 के आसपास होगी, क्योंकि आबादी यहाँ बढ़ भी ज़्यादा रही है साउथ की तुलना में। 45% पे हम लोग हैं। नंबर 2-3 पर जो भाषाएं हैं वो सारी 10% से नीचे हैं, 7 पे हैं, 8 पे हैं। कंपटीशन संख्या में तो है नहीं, तो हम इनसिक्योरिटी में क्यों आएंगे? दूसरी बात, भारत में कोई कुछ भी कर ले, पीएम जो बनता है या तो हिंदी का होता है या हिंदी का हो जाता है। मोदी जी गुजरात से हैं, पर इलेक्शन उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, बनारस से, क्योंकि यूपी से हुए बिना पीएम बनना और टिकना बड़ा मुश्किल काम है। तो हिंदी समाज को पता है कि पीएम जो भी होगा या तो हमारा होगा या उसको हमारा होना पड़ेगा, हमें किस बात का भय है? फिर हिंदी वाले आक्रामक हो भी नहीं सकते। ये बहुत मतलब खुशी की बात भी, दुख की बात भी है। कारण क्या है? अगर आप लिंग्विस्टिक हिस्ट्री को देखेंगे, एक समय था लगभग 1000 ईस्वी के आसपास का, जब संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भाषाएं बन चुकी थी, और अपभ्रंश से अब आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी, ओडिया, हिंदी, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, मराठी ये बननी शुरू हो रही थी। हिंदी को छोड़ के बाकी सारी भाषाएं छोटे एरिया में हैं, और इसलिए उन सब में लिंग्विस्टिक एथनिसिटी, जिसको हम भाषाई जाति कहते हैं, उसका विकास हुआ। मराठी जाति, गुजराती जाति, तमिल जाति, मतलब द्रविड़ में भी हुआ। हिंदी का क्षेत्र इतना बड़ा है, उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि भोजपुरी भी हिंदी है और हरियाणवी भी हिंदी है, ब्रजभाषा भी हिंदी है, अवधी भी हिंदी है। इतनी डाइवर्सिटी है कि हिंदी के लोग एक होके किसी से झगड़ा करेंगे, स्कोप बनता नहीं है। 2 दिन 4 दिन आप ऐसा कर लेंगे माहौल बना के, पर लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हिंदी जाति का विकास नहीं हुआ। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने एक किताब लिखी पूरी कि देश की सारी भाषाओं की जातीयताएं बनी, एथनिसिटीज़ बनी, पर हिंदी जाति नहीं बन पाई, वैसे नहीं बन पाई जैसी बननी चाहिए थी। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर ऐसे आंदोलन, ऐसे नारे, ऐसे झगड़े सबसे कम नज़र आएंगे। और उसमें ये नहीं कि हम बहुत महान हैं, हम इतने फैले हुए हैं, हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, हमारा राजनीतिक दबदबा इतना ज़्यादा है कि हमारे अंदर से उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, हमें ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा करना चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि एक बड़ी भाषा जो है वो हिंदी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं हमारे देश में। उसके बाद भी वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा वाला एक मुद्दा चलता रहता है। लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि राष्ट्रभाषा या क्या है, तो एक कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर देंगे? जब भारत स्वाधीनता आंदोलन में था तो 2 बातें साथ साथ चल रही थी। एक, हर भाषा के लोग चाहते थे कि कांग्रेस हमारे हिसाब से काम करे, और सबको ये भी समझ में आ रहा था कि जब तक एक भाषा नहीं होगी अंग्रेज़ों से हम लड़ नहीं पाएंगे। पूरा भारत कैसे एक होगा? डम शराट खेल के आप मूवमेंट तो चला नहीं सकते हैं। मूवमेंट चलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक भाषा चाहिए, उसके बिना बात ही नहीं कर पाएंगे तो आंदोलन कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे 1920s में आके ये सहमति बन गई थी कि कांग्रेस ने अपनी जो क्षेत्रीय संगठन थे उनको भाषा के बेस से बांटना शुरू किया कि महाराष्ट्र का अलग कर देंगे, तमिल का अलग कर देंगे, तेलुगु अलग कर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस का नेशनल प्रोसेस हो काम करने का, वो हिंदी में होगा। और उस समय महात्मा गांधी ने विशेष रूप से, और बहुत सारे और नेताओं ने भी खास तौर से बात कही थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसको होना चाहिए। महात्मा गांधी ने खुद एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी के प्रचार को उन्होंने अपने स्वाधीनता संग्राम का एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी गुजराती थे, हिंदी भाषी नहीं थे। महात्मा गांधी गुजराती थे, दयानंद सरस्वती गुजराती थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्याग्रह प्रकाश लिखा। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की, बाद में हिंदुस्तानी कहा, लेकिन हिंदी हिंदुस्तानी मोटे तौर पर एक ही बात थी। पूरे भारत में, बंगाल में केशव चंद्र सेन थे, उनकी तरफ से भी ये बात आई थी। दक्षिण में मोटोरी सत्यनारायण थे, उनकी तरफ से ये बात आई थी। पूरे भारत, या अगर आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे तिलक हों, चाहे सावरकर हों, इन सब ने हिंदी का समर्थन किया था। तो उस समय एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी
कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए क्योंकि पूरे भारत में समझी जाती है। अभी कुछ दिन पहले जोहो के संस्थापक जो हैं श्रीधर वेम्बू, उनका एक ट्वीट आया, तमिल आदमी है। अभी तमिल कन्नड़ का विवाद भी चल रहा है, तमिल हिंदी भी, कन्नड़ हिंदी भी चल रहा है, तीनों विवाद चल रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा जहाँ मिलती है बेंगलोर के पास, वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रहते बेंगलोर में बोलते तमिल हैं या तमिलनाडु में रहते हैं कन्नड़ बोलते हैं, तो झगड़े वहाँ कम नहीं हैं। वेम्बू साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जब सब कह रहे थे कि हिंदी नहीं सीखेंगे, कमल हासन साहब ने क्या कहा, कन्नड़ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कन्नड़ तो तमिल से निकली है। इस बात पे कर्नाटक में उनकी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई अभी तक, ठग लाइफ जो फिल्म आई थी अभी, क्योंकि वो माफी नहीं मांग रहे और विवाद बढ़ गया है। तो श्रीधर वेम्बू इस बीच में अकेले वहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो खुल के हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। एकदम घोर तमिल व्यक्ति हैं, गांव में रह के काम करते हैं। उनकी कंपनी भारत में ही नहीं, अमेरिका में, यूरोप के बहुत देशों में, दुबई जैसे देशों में शानदार काम कर रही है। यूनिकॉर्न है, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और वो कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ी बहुत जानता हूँ और मेरा बहुत सारा काम हिंदी भाषी राज्यों से आता है, इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों से कहूँगा कि हिंदी ज़रूर सीखो, फ़ायदे की बात है। तो लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। उन्होंने एक और ट्वीट लिखा कि कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा के एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, डील महत्वपूर्ण थी, ना उसे तमिल आती थी ना मुझे ओडिया आती थी, पर हम दोनों को टूटी फूटी हिंदी आती थी और हमारा काम चल गया। यही अंडरस्टैंडिंग स्वतंत्रता संग्राम में थे कि हिंदी टूटी फूटी पूरे देश को आती है। 43% प्राइमरी लैंग्वेज भारत की आबादी में हिंदी बोलती है। 57% लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी बोलते हैं। 69 करोड़ की संख्या थी 2011 में, इस बार ये संख्या 75 CR का आसपास आनी चाहिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि राष्ट्रभाषा बनेगी। आज़ाद हो गए तो सब भूल गए। सीधी सी बात है, जब आप क्राइसिस में होते हैं तब कुछ वायदे करते हैं, क्राइसिस खत्म हो तो वायदे टूट जाते हैं। ऐसे होता ना कि शुरुआती मोहब्बत में जो वायदे किए गए बाद में नहीं चल पाते हैं। शादी के बाद तो कोई नहीं पूछता उसके बाद, क्योंकि अब तो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई है। तो जब आज़ाद हो गए और संविधान लिख रहे थे, संविधान सभा में खूब डिबेट्स हुई। एक डिबेट तो थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए या ना बनाए। नेहरू जी इस मूड में उस समय थे नहीं कि भाषाई राज्य बने, तो एक दर आयोग बनाया 1948 में और उसने रिकमेंडेशन दी कि भाषाई राज्य नहीं बनने चाहिए। इतना आंदोलन हुआ उस समय कि अंत में एक कमेटी JVP नाम से बनी, जिसमें नेहरू जी थे, पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। फिर एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट दी कि भाषाई राज्य अभी नहीं बनने चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश को बना सकते हैं अगर वो तैयार हो कि मद्रास शहर नहीं मांगेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऐसी हालत थी तेलुगु भाषी लोगों में कि कब दंगा फसाद हो जाए पता नहीं था। वो तो टाल दिया उस समय। लेकिन जिस दिन संविधान सभा में डिबेट हुई राजभाषा वाले प्रसंग पे, जो संविधान का भाग 17 है, आर्टिकल 343 से 351, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। 12, 13, 14 सितंबर 1949 को लंबी बहस हुई और 180 पेज की रिपोर्ट इसमें संविधान सभा की रिपोर्ट्स में है। खूब डिबेट्स हुई। अब हिंदी को राजभाषा बनाना है। राष्ट्रभाषा पर तो बात किसी ने की नहीं कि राष्ट्रभाषा तो एक मानेंगे ही नहीं। हमारे पूरे संविधान में एक जगह भी राष्ट्रभाषा शब्द नहीं है। सो ऑफिशियली देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक, राजभाषा शब्द है, उसके कई आर्टिकल्स हैं। हिंदी राजभाषा मानी गई, थोड़ा डिबेट थी लेकिन फिर सहमति से ऐसा हुआ। देवनागरी लिपि मान ली, इंटरनेशनल नंबर्स माने गए, आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। 351 में, अच्छा, अब नेहरू जी और उनकी तरफ के कुछ लोगों को दबाव ये था कि हिंदी ना दक्षिण के लोगों को आती है। नेहरू जी भी अंग्रेजी में कंफर्टेबल थे, बहुत सारे और भी लोग कंफर्टेबल थे अंग्रेजी में ही। अगर हिंदी बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज तो काम कैसे करेंगे? तो संविधान सभा के लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खेल रचा, हिंदी को राजभाषा बना दिया, संघ की मतलब केंद्र की। साथ में एक नियम क्या बनाया, 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। और 26 जनवरी 1965 को या अंग्रेजी में ये 3 शब्द हट जाएंगे और इन इंग्लिश वो हट जाएगा,
एंड हिंदी विल बी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ था। नेहरू जी ने मोहरत ली 15 साल की, उनके मन में था कि 15 साल बहुत है मेरे लिए, तो फिर देखा जाएगा जो होगा उसके बाद। कई बार नेताओं को ये भी लगता है ना कि मेरा टाइम निकल जाए। जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, भाई लड़कियों का आरक्षण यूपीएससी में होना चाहिए या नहीं, लड़के बोलते हैं सर 5 साल बाद शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना हो, क्योंकि जब हम निकल जाएंगे उसके बाद हो, क्या दिक्कत है। लड़कियों का अलग है कि आज ही शुरू होना चाहिए। और नेहरू जी 64 में चले भी गए, 65 की बात थी। लेकिन 1963 में इस बात पे बंगाल में, तमिलनाडु में आंदोलन में बहुत बड़े पड़े, और 1963 में एक नया एक्ट आया जिसने ये लिखा कि 1965 के बाद भी यथास्थिति बनी रहेगी। 1967 में फिर उस एक्ट को अमेंड किया, 75 में नए रूल्स आए राजभाषा के, लेकिन आज तक संविधान के हिसाब से हिंदी राजभाषा है। प्रैक्टिकली इंग्लिश केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये जो पूरा प्रपंच है 1949 में संविधान सभा में रचा गया था। अब देखिए क्या है, बैलेंसिंग कैसे हो रही। संविधान सभा में वोटिंग नहीं होती थी, आम सहमति से काम होता था। अब 100 लोग कुछ मांग रहे हैं, 100 कुछ मांग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, अच्छा एक लाइन तुम लिखवा लो, एक तुम लिखवा लो, पर वोट नहीं करवाएंगे, सर्वसम्मति से करेंगे। इन्होंने कहा तो लिखवा दिया, हिंदी राजभाषा है। वो बोले 15 साल का टाइम दो, 15 साल लिखवा दिया, बात खत्म हुई। हिंदी वाले नाराज थे कि ये खेल हो गया हमारे साथ, तो आर्टिकल 351 जोड़ा गया। वो क्या कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी का विकास करे, सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर जो भारत की है, उसका कम्युनिकेशन का माध्यम हिंदी बन सके, ऐसी भाषा बने। इधर से उर्दू वाले बोले हमारा नाम नहीं आया, संस्कृत वाले बोले हम तो प्राचीन भाषा, और सबका नाम डालेंगे, चिंता मत करो। फिर क्या बोले, इस तरह से विकास करने के हिंदुस्तानी से और संस्कृत से बेस लेना है, और शब्दावली संस्कृत से मूल रूप से, और बाकी सब भारतीय भाषाओं से जो 8वीं शेड्यूल में है उन सब से भी लेते हुए हिंदी का विकास करना है, सबको खुश करना है। क्योंकि संविधान लिखना है ना भाई, और संविधान सभा में सहमति कैसे बनेगी। इस तरह से आर्टिकल 351, हमारे डीपीएसपीज जो है ना, उन डीपीएसपी को छोड़ देंगे तो संविधान में 2 आर्टिकल्स और हैं जिनको इफेक्टिवली डीपीएसपी माना जाता है। एक 335 है और एक 351 है। 350A को भी आप मान सकते हैं। 350A जोड़ा था 7वें संशोधन से, जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने थे। तो 351 के हिसाब से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। अभी वाली केंद्र सरकार ऐसी कोशिश करती हुई दिख भी रही है। तो जब ये कोशिश करेंगे तो वहाँ से विरोध होगा, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ विरोध होगा, जहाँ सरकार केंद्र सरकार की पार्टी की होगी वहाँ विरोध नहीं होगा। अभी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में विरोध नहीं हो रहा है, तो वहाँ नहीं होगा क्योंकि सरकार से वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकारें होंगी वहाँ विरोध ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। सर, अभी आपने जो बात बताई कि केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा भी है। एक प्रयास हमें दिखाई देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक त्रिभाषा फॉर्मूला है, जिसको तमिलनाडु एक्सेप्ट करता नहीं है। वो कहता है कि हम 2 भाषा पे चलेंगे। अभी महाराष्ट्र में जो हमने देखा वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे में ये त्रिभाषा फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, लोगों को पता नहीं है। तो एक बार वो सरल भाषा में आप बता दीजिए। त्रिभाषा फॉर्मूला भी आज़ादी के समय से ही चल रहा है। 1948 में एक पहली बार एक कमीशन बना, मेरे ख्याल से उसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसने पहली बार प्रस्ताव दिया। क्यों दिया? क्योंकि बेल्जियम में और स्विट्ज़रलैंड में चलता है ये फार्मूला। क्योंकि यूरोप के बहुत कम देश ऐसे जो मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया को आप थोड़ा सा मान सकते हैं। तो बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को स्टडी करके ये फार्मूला निकाला गया था। पर्पस क्या था? एक तो बच्चे अपनी मिट्टी को ना भूलें, और मातृभाषा से तो बड़ी कोई भाषा होती नहीं है, वो तो सीखनी ही है। दूसरा, देश को भी ना भूलें और दुनिया में भी पीछे ना रह जाएं। तो हर बच्चा 3 भाषाएं सीखे, ये एक फार्मूला बना। कौन सी 3 भाषाएं? 1968 में हमारी पार्लियामेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ये भी की बात नहीं है। 1960s में एक शिक्षा आयोग बना था, उसके रिकमेंडेशंस पे 68 में पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था। अब न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी इसका जिक्र आ गया फिर से। तो इसमें होता ये कि 3 भाषाएं हर बच्चा सीखेगा। पहला अपनी मातृभाषा, दूसरा हिंदी जो कि एक राष्ट्रीय भाषा है, तीसरा अंग्रेज़ी जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब इसमें चॉइस होती है कि तमिलनाडु का बच्चा, उसकी मातृभाषा तमिल है, वो हिंदी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा, 3 सीखेगा।
पर हिंदी बेल्ट वाला बच्चा, उसकी तो मातृभाषा हिंदी ही है, उसका 2 में काम चल गया। तो ऐसे ही करते क्या होगा, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन आ जाएगी कि अच्छा हमारे बच्चे 3 सीखें, उनके 2 सीखेंगे। तो पॉलिसी ये बनाई गई थी कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग के रूप में हिंदी सीखेंगे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से कोई एक भाषा और सीखेंगे। और ये पॉलिसी बहुत पुरानी है। मैं जब स्कूल में था हमें संस्कृत पढ़ाई गई थी, उस समय इसी पॉलिसी के तहत पढ़ाई गई थी। गलती यही हुई कि उत्तर भारत के कई राज्यों ने त्रिभाषा फॉर्मूले का औपचारिक मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ हो रहा है, संस्कृत से ही काम चलाया। थोड़ा सा पढ़ाया, रटवाया, नंबर खूब मिलने लगे। पर्पस क्या था? मैं हरियाणा से हूँ, अगर हरियाणा का बच्चा तमिल सीखता या तेलुगु सीखता या बांग्ला सीखता और उसके बाद जीवन में मैं कभी वहाँ जाता, वहाँ के लोगों से बातचीत करता, वहाँ के लोगों को ये एहसास होता कि चलो हरियाणा का आदमी भी तमिल जानता है, उनके मन में भी आता कि फिर तो हमें भी हिंदी सीखनी चाहिए, कल को हम जाएंगे हमें भी आसानी होगी। हमने सीख ली संस्कृत। संस्कृत से दिक्कत नहीं है, पर संस्कृत वर्तमान समय में किसी भी गांव में, शहर में, ज़िले में, राज्य में बोली नहीं जाती है, आम भाषा नहीं है। अब कर्नाटक का एक गांव ढूंढ के लेंगे किस गांव बोली जाती है। मैं वैसे वाले सवाल नहीं कर रहा हूं कि ढूंढो तो जाने, अपवाद है, अपवाद है, वो सामान्य रूप से नहीं बोली जाती है। और जो भाषा नहीं बोली जा रही है अगर आपने वो सिखाई तो त्रिभाषा फॉर्मूले का जो पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि उत्तर भारत से अगर इस चीज़ की शुरुआत होती ठीक से, हर स्कूल में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मराठी, इनमें से एक भाषा हर बच्चे को सीखनी है। उतनी ही सीखनी है कि वहाँ जाके थोड़ी सी बातचीत कर सके, एक छोटा सा एग्जाम पास कर सके, उतनी ही सीखनी है, ज़्यादा नहीं सीखनी है। कितना अच्छा मैसेज जाता। फिर ये झगड़े कर्नाटक में ना हो रहे होते। कर्नाटक का ऑटो वाला झगड़ा करता, हम उसको कन्नड़ में जवाब देते कि झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, हमें आती है कन्नड़ बोलनी, तुम हिंदी बोल के दिखाओ। फिर वो हिंदी में बोलता कि हाँ मैंने भी 10वीं क्लास पास की हुई है, मैंने भी हिंदी सीखी हुई है। मज़ा ही अलग होता। पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो नहीं पाया। NEP फिर से इस पर जोर दे रहा है और सीधी सी बात है, सरकार केंद्र में जो है बीजेपी की है, तो इस सरकार की जहाँ जहाँ तक चलेगी वहाँ वहाँ NEP लागू हो गया है। गुजरात में 3 भाषाएं हैं, महाराष्ट्र में सरकार लौट के आई है, 3 भाषाएं करना चाह रहे हैं। जो विपक्ष में हैं, अगर वो पक्ष में होते तो कर रहे होते, विपक्ष में हैं तो विरोध कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वहाँ भाषा थोड़ी ऐसी रखनी होती है। आप ये ना कहें कि कंपलसरी है, आप ये कहें कि भाई देखो तीसरी भाषा कंपलसरी है, कोई भी सीख लो। हिंदी नहीं सीखनी, तुम तमिल सीख लो, कन्नड़ सीख लो, असमिया सीख लो, सब हिंदी ही सीखेंगे। क्योंकि लोगों को ये भी समझ में आता है ना कि अगर भारत में हमें ज़्यादा ट्रैवल करना है तो जो सबसे ज़्यादा आबादी की भाषा है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वही सीख लेंगे। तो प्रैक्टिकली सेकेंड लैंग्वेज हिंदी बनी जाएगी। आप केरल में जाएंगे, हर व्यक्ति आपको हिंदी में बात कर लेगा। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी वहाँ के स्कूलों में सीखी गई है। कर्नाटक में भी दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में विरोध शुरू से रहा है और वो पॉलिटिकल विरोध ज़्यादा है। तो हो सकता है कल को कोई ऐसी सरकार आए जो इस मुद्दे पर उतनी नाराज़ ना हो, तो शायद सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे टूटी फूटी हिंदी वहाँ के लोग भी सीख लें, जैसे कि हम यहाँ पर टूटी फूटी तमिल सीख लें। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से उत्तर भारत की है कि वो उनकी भाषा सीख के ये एहसास पैदा करे कि हाँ हम समझ गए हैं। हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य ये है कि हम जब स्कूल में थे हमें समझ में नहीं आया था, हमने संस्कृत सीख लिया ठीक ठाक। अब मैं तमिल सीखूं, तेलुगु सीखूं, मन तो करता है, उतना उत्साह अंदर से आता नहीं, समय नहीं मिलता है। पर मेरे ख्याल से जो बच्चे एक उत्तर की भाषा, एक दक्षिण की भाषा बोलते हैं, बहुत बेहतर बच्चे हैं। और एक विदेशी भाषा तो आनी चाहिए, अंग्रेजी तो आनी चाहिए। सर ये मुद्दा ऐसा है ना कि इसमें हर किसी के पास कुछ सवाल तो होंगे, क्योंकि खबरों में सब कुछ किसी ने सुना ही होगा। हाँ यहाँ पे भी है सबके पास। सर सवाल सबके पास है, लेकिन मैंने बोला अभी के लिए थोड़ा सा लिमिटेड सवाल रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो सवाल थे आप लोगों के एक बार पूछ लीजिए। कौन पूछना चाहेगा? माइक मेरे पास है, आप पूछेंगे। नमस्ते सर। सर आपकी तरह मैं भी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ा हूँ और सर मुझे इससे काफ़ी सहायता मिली है मेरे एकेडमिक करियर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है
इनके लिए अब कोई प्रासंगिकता नहीं है? नहीं, संस्कृत की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोक भाषा के रूप में नहीं है। देखिए, भाषा की प्रासंगिकता 4-5 तरह से होती है। हिंदी मनोरंजन की भाषा के रूप में बेहद प्रासंगिक है। यूट्यूब की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में यूट्यूब जितना देखा गया उसमें 54% केवल हिंदी में देखा जा रहा है। मनोरंजन की भाषा में कोई तुलना है ही नहीं हिंदी की। लेकिन रोजगार की भाषा में उतना विकास नहीं हो रहा। विज्ञान तकनीक की भाषा, अध्ययन की भाषा, हायर स्टडीज में उतना आगे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे हिंदी भाषी समाज के लोग 12वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। लोक भाषा के रूप में हिंदी का कोई तोड़ है ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि भाषा प्रासंगिक नहीं है, हमें समझना पड़ता है। जैसे हिंदी की बात मैं करूं, लोक भाषा के रूप में हिंदी एकदम प्रासंगिक है। मनोरंजन की भाषा, समाज की भाषा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। रोजगार की भाषा में भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि अब जैसे ऐप्स आ रही हैं तो हिंदी के बिना काम चलेगा नहीं उन ऐप्स का। लेकिन उच्च शिक्षा में आपको हिंदी नजर नहीं आएगी, ग्लोबल बिजनेसेस में आपको हिंदी नजर नहीं आएगी, रिसर्च की भाषा में हिंदी नजर नहीं आएगी, उसमें हमें काम करना चाहिए। संस्कृत की जहां तक बात है, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जो सम्मान रखती है वो है और हमेशा रहेगा। जिनको पढ़ना है डीप जाके, जैसे मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो बेटे संस्कृत पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, और मैं संस्कृत का साहित्य रुचि से पढ़ता भी हूँ। लेकिन जिसके जीवन में संस्कृत की ज़रूरत वैसी नहीं है, उसे संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? तो संस्कृत लोक भाषा के रूप में वर्तमान में प्रासंगिक कम है, मनोरंजन की भाषा के रूप में कम प्रासंगिक है, अध्यापन की भाषा के लिए ठीक है, प्रोफेसर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, रिसर्च करने के लिए ठीक है। कल को जो हम सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कंप्यूटिंग की दुनिया में संस्कृत की भूमिका है, रिसर्च में ज़रूरी है कि संस्कृत काम करे। और एक दिन क्या पता भविष्य में ऐसा आए, क्योंकि भाषाओं का इतिहास भी तो चलता रहता ना। आज अंग्रेजी दुनिया में सबसे ऊपर है, आज से 50 साल बाद क्या पता चाइनीज सबसे ऊपर हो, मंडारिन सबसे ऊपर हो, तब सारे देशों के बच्चे मंडारिन सीखना चाहेंगे। जिस समाज में जितनी हैसियत होती है उसकी भाषा की उतनी ही पूछ होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी दुनिया सीखे तो हिंदी की ताकत बढ़ाइए, हिंदी समाज की ताकत बढ़ाइए। हिंदी समाज में आने के लिए या रहने के लिए लोग मार मचाएं कि भैया इंडिया का वीज़ा मिल जाए, हमें तो जाके रहना है हरियाणा में। उसके लिए आपके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे होने चाहिए कि लंदन फेल हो जाए। जब तक वो फेल नहीं होगा, लोग क्यों आना चाहेंगे? संस्कृत लोग सीखें दुनिया भर के, वो कब होगा? जब संस्कृत में नौकरियां मिलेंगी लाखों, जब संस्कृत जानने से आप 10 देशों में जाके काम चला पाएंगे। जिस भाषा से आप दुनिया में कहीं जाके काम नहीं चला पा रहे, ना ही नौकरी मिल रही है, ना फिल्में उसमें आ रही हैं, ना मनोरंजन हो पा रहा है, ना यूट्यूब में कुछ मिल रहा है, सीधी सी बात है कि प्रेरणा नहीं मिलेगी भाषा सीखने की। और भाषा सीखना एक मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसलिए सीखेंगे कि सम्मान करते हैं, और फैक्टर्स भी होने ज़रूरी हैं। ठीक है सर, 2 मेंबर तो इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही आ गए थे कि सर से सवाल पूछना है, तो एक इधर बैठ गई थी, एक इधर खड़ी हो गई थी। वाह, तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले आप ही आई थी। पोजीशन लेके आप लोग खड़े हुए, मुझे टर्की और अजरबैजान जैसा कुछ लग रहा है कि मिलके हमला करेंगे। सर, मेरा जो सवाल है उस पर लगभग आपने चर्चा आप कर चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भाषाई विवाद सुलझाने के चक्कर में हम बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, या छोटे बच्चों पर ये बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है? जो बच्चा एक भाषा जानता है 5 साल पहले बूढ़ा होता है, जो 2 भाषाएं जानता है कम से कम 3 साल लेट बूढ़ा होगा। 3 जानता है तो उसका बूढ़ा होने का समय 5 साल और लेट मान लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा है, रिसर्चेज हैं। आज ही जाके नेट पे सर्च कर लीजिए, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस एंड लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल बच्चे कई मामलों में शानदार होते हैं, मल्टीटास्किंग में बेहतर हैं। अगर आपको मनोविज्ञान की भाषा आती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक चीज़ होती है हमारे दिमाग में, जो जिम्मेदार है डिसीजन मेकिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा मैच्योर होता है जो कई भाषाएं जानते हैं उनका। दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है ग्रे मैटर। जो मल्टी लैंग्वेज वाले लोग हैं उनका ग्रे मैटर उस एरिया में जो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग का दिमाग में है ज़्यादा होता है। ऐसे 50 रिसर्च हो चुकी हैं।
इतना ही नहीं, आखिरी बात फिर वही, जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ हैं, डिमेंशिया जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, जिस दिन हम लोग 60 साल के होते हैं ना, लोग मजाक बनाने लगते हैं हमारा। उसकी मजबूरी क्या है? डिमेंशिया होने लगता है। और डिमेंशिया का बेसिक मतलब है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगा है। सोचने की क्षमता कम हो गई, स्लो हो गई, बोलने की क्षमता धीरे होने लगती है, मेमोरी वीक होने लगती है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होने लगती है। इस पूरे कॉग्निटिव डिक्लाइन को मोटे तौर पे डिमेंशिया बोल देते हैं। इसी डिमेंशिया के अलग अलग बहुत सारे रूप हैं, जिसमें कुछ लोग पार्किंसंस का जिक्र भी करते हैं, और भी कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे जो अल्जाइमर जैसे है। ये सब इसी के डिफरेंट शेड्स हैं। और ये स्थापित सत्य है कि जिसको 2 या 3 भाषाएं आती हैं, उसके अंदर डिमेंशिया जनरली 5 साल लेट होता है। दूसरी बात, भाषा सीखना छोटे बच्चों के लिए बेहद आसान काम है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुश्किल होता जाता है। हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक तो इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले से दिमाग में चल रही हैं, बहुत बोझ है, बहुत काम करने हैं। बच्चों के पास रिलेटिवली समय भी है, ऊर्जा भी है। और भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना करना, केवल सुनना और बोलना। कभी आपने गौर किया कि बच्चा स्कूल पहली बार जाता है 3 साल के आसपास या 4 साल के आसपास, और हर बच्चा अपनी मदर टंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है 2.5 साल की उम्र में। स्कूल जाने से 1.5 साल पहले बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहा होता है। इसलिए ये दावा करना कि स्कूल भाषा सिखाएगा गलत है। बच्चा भाषा सीख के स्कूल जाता है, और जिस बच्चे को एक भाषा ठीक से आ गई है, उसे दूसरी भाषा, तीसरी भाषा सिखाना बेहद आसान काम है, बस मदर टंग सीखने के बाद। और इस पर भी अगर आप चाहें पढ़ना तो इथियोपिया की एक स्टडी है, बहुत प्रसिद्ध स्टडी है, मिस्टर सईद थे कोई। उन्होंने साबित किया कि जिन बच्चों ने मदर टंग में शुरुआती शिक्षा ली, 5वीं क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट हुए, और जो बच्चे शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे थे, दोनों की परफॉर्मेंस के बीच में 3700% का डिफरेंस था, लगभग इसके आसपास कुछ डिफरेंस था। मतलब निष्कर्ष ये था कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी भाषा में हो, मातृभाषा में, फिर शिफ्ट करो दूसरी भाषा में। तो जो बच्चे 3 भाषा सीख रहे हैं बहुत फ़ायदे में हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। और तीनों भाषाओं में कोई पारंगत थोड़ा ना होना है, कालिदास थोड़ा ना बनना है। एक भाषा बढ़िया से सीख लें, अंग्रेज़ी इतनी सीख लें जितनी उनके काम की है, और जो सेकंड लैंग्वेज हम भारत में कह रहे हैं वो इतनी कि जाएं तो कम से कम बात कर सके, ये ना लगे कि किसी दूसरे देश में आ गए हैं। काम चलाओ, सीखनी है ना। एक और सवाल है उनका, आपका है ना? सर, भाषाई विवादों को अगर हमें इतिहास में पीछे जाके समझना हो तो हमें कितना पीछे जाना होगा? जब से भाषा बनी है तब से झगड़े चल रहे हैं, और जितना पीछे इंसान जाएगा उतना ही पीछे झगड़ों का इतिहास है। अगर आप भारत के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं तो मान सकते हैं कि 1920s के आसपास से दिखता है। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने चाहिए। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनके मन में था कि अगर भाषाई राज्य बनाएंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। पर जब पॉपुलर डिमांड इतनी ज़्यादा हुई, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्री पोटे श्रीरामुलु नाम था। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने एक अनशन किया था 58 डेज़ का, कांग्रेसी आदमी थे। 52 में किया उन्होंने। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तेलुगु भाषी समाज में उस समय जो आक्रोश हुआ इतना खतरनाक था कि उसके 3 दिन के अंदर सरकार ने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश बनेगा, और 53 में बन गया आंध्र प्रदेश। अब जब एक स्टेट बनेगा तो बाकी भाषाओं वाले क्यों चुप बैठेंगे? बाकी सबने डिमांड की। 1953 में एक आयोग बना जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 95 में उसने रिपोर्ट दी, और उसने ये कहा कि जिस इलाके में 70% लोग एक भाषा बोलते हैं उसको एक भाषाई राज्य बना देना चाहिए, पर जहाँ माइनॉरिटीज़ 30% से ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी 70 नहीं है एक भाषा वाले, उसको द्विभाषी राज्य बनाएंगे, 2 भाषाओं के लोग एक साथ रहेंगे। उसने सबकी डिमांड्स मान ली, केवल 2 नहीं मानी, एक बम्बई और एक पंजाब।
बम्बई का मतलब क्या हुआ, उस समय जो बम्बई था उसमें पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात शामिल था। बम्बई शहर नहीं, बम्बई राज्य था। आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात उसी का पार्ट था। पंजाब उस समय का मतलब पंजाब भी, हरियाणा भी, चंडीगढ़ भी। इन दो को नहीं बनाया, बाकी सब लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1956 में बन गए। तो 56 के बाद से इन दोनों में आंदोलन शुरू हो गए। 1960 में महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। 1966 में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ यूटी बना। उसके बाद से लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो, क्योंकि जहाँ जहाँ लैंग्वेज की डिमांड थी राज्य की, लगभग पूरी हो गई है। अब छोटी मोटी हैं, जैसे तुलु एक भाषा है कर्नाटक तमिलनाडु के इलाके में, वहाँ एक डिमांड है, और छोटी मोटी डिमांड्स हैं, लेकिन अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड तो नहीं है। बाकी झगड़े चलते रहते हैं कि बैंक में हिंदी बोलें, कन्नड़ बोलें, ऑटो वाला कह रहे कि हिंदी मत बोलो, मलयालम बोलो। ये सब तो, ये झगड़े पहले भी होते थे। पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमें नहीं पता लगता था। मेरा अपना एक्सपीरियंस तमिलनाडु के 2-3 बड़े अच्छे हैं, एक खराब एक्सपीरियंस भी है। मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन से एक ऑटो वाले से बात की हमने, तब मैं 18 साल का था, डीयू का स्टूडेंट था। घूमने गए थे हम लोग 3-4 दोस्त। ऑटो वाले से बात की, ये मैं महाबलीपुरम जाना है। महाबलीपुरम वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो ऑटो वाला बढ़िया से हिंदी में बात कर रहा था। हाँ हाँ चलेंगे, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ, मतलब बढ़िया से हिंदी का मतलब टूटी फूटी, लेकिन समझ में आ रहा था। पैसे की बात भी हो गई, सब हो गया। हम बैठ गए ऑटो में, 3 दोस्त, एक में 3 दूसरे में थे। अब महाबलीपुरम जब पहुंचने वाले थे तब उसको हिंदी भूल गई। अब वो तमिल में गुस्से में कुछ बोलने लगा। हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने कहा आप तो हिंदी जानते हो भाई साहब। वो ये भी नहीं समझ रहे थे। 5-6 लोगों को और बुला लिया उन्होंने, वो सब तमिल में बोल रहे थे, और चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है माहौल। कुल मिला के सार ये था कि जो किराया 50 रुपये था वो 100 हो गया था। 100 रुपये दे के बात छूटी। उस दिन हमें लगा थोड़ी तमिल आती है अगर तो बच जाते 50 रुपये, जान भी बच जाती। मैं जान तो खैर बची गई, लेकिन डर तो गए थे एक बार। तो ये झगड़े तब भी थे, पर तब सोशल मीडिया नहीं था, ना उसकी रिकॉर्डिंग की हमने। ऐसा मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ होता होगा। एक दूसरी बार मैंने चेन्नई एयरपोर्ट से टैक्सी ली। कराईकल एक जगह है जो पौंडीचेरी का एक पार्ट बनाया था, है तमिलनाडु के बीच में। 6 घंटे का रास्ता था। ड्राइवर और मैं, उस ड्राइवर को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, एक शब्द भी नहीं आता था, केवल तमिल। एकदम गांव का आदमी था, घोर तमिल। और मुझे हिंदी अंग्रेजी आती, तमिल बिल्कुल नहीं। तमिल में मुझे केवल 2 शब्द आते हैं, कुडुमुल पेरियार। इसका मतलब है भगवान के नाम पर, कि जब आप फंस जाओ तो भगवान के नाम पर, ऐसा है ना। 2 शब्द मैंने याद कर लिए थे काम चलाने के लिए। पहली यात्रा में जब मैं तमिलनाडु पहली बार गया, मैं साउथ इंडिया बहुत गया हूँ, मुझे वहाँ की गलियाँ भी याद हैं तमिलनाडु वगैरह की। अब 6 घंटे का रास्ता, भाषा आती नहीं। वो भी परेशान कि इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार बात की, कुछ कन्वे नहीं हो रहा था। अंत में उसने म्यूजिक चलाया और हिंदी के गाने चला दिए। हिंदी के गाने चलते ही लगा जैसे मतलब खिड़की खुल गई। फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन, बोला हाँ रेखा रेखा रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा। अब ये बात शुरू हो गई, और करते करते बड़ा सुहाना सफ़र बीता हमारा। काफ़ी बातें इशारों से हुई, फिल्मी गीतों पे खूब बातें हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी तमिल आती, उसे थोड़ी सी हिंदी आती, तो शायद और बढ़िया बात होती। तो झगड़े आजकल थोड़े कम हैं। सोशल मीडिया उसको इन्फ्लेट करता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। झगड़े पहले से ज़्यादा हुए हैं, आजकल कम है, गनीमत है। ठीक है। और कोई सवाल है किसी के मन में? लाइस सर, आपने अभी जो भी कुछ बोला, बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने, बड़ी संतुलित आपने बात कही। तो उसके भी सर जो एक बात आती है कि एक राष्ट्र एक भाषा, इस पे जो चुनाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव के साथ हम जो लोग होते हैं वो या तो समर्थन में जाते हैं या विरोध में चले जाते हैं। तो मतलब इस ये विचार ही बेईमानी है फिर तो। एक राष्ट्र एक भाषा, हाँ, किसका विचार है ये जो है कि एक राष्ट्र तो एक भाषा होना चाहिए। राष्ट्रों का निर्माण। अच्छा सर, अच्छा। इसके साथ एक मार्मिक चीज और पूछ लेता हूँ, आजकल बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने जो बात की बड़ी संतुलित। अब ये जो वीडियो आती है कि भाई मराठियों का जो लेके होता है कि यूपी और बिहार के लोग बहुत होते हैं, तो अगर नहीं आती है तो हालांकि वो उनके कार्यकर्ता ही होते हैं, तो मार पिटाई के वीडियो आते हैं, तो इससे भाई लोग देखते हैं तो बड़ा ही वो खराब लगता है। तो इसके बारे में सर कुछ। तो जो 2 बातें हैं, मार पिटाई का वीडियो आता है तो मेरा ख्याल है कि उस राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से
राष्ट्रद्रोह जैसा केस बनना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी टूटती है, खंडित होती है। ये बहुत सीरियस मामला है भाई। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी के साथ हमला हुआ है तो ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी नहीं है। इस पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ। ज़रूरी हो तो अदालत को इसमें इंटरवीन भी करना चाहिए और स्टेप सुनिश्चित करना चाहिए कि लिया जाए। क्यों किसी व्यक्ति को एक भाषा नहीं आने की वजह से कहीं भी हिंसा झेलनी पड़े? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कहे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, बात मत करो। भाई जैसे मैं पंजाब में जाऊँ, गाँव में चला गया, हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ का एक आदमी नाराज़ होकर बोले कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आपको हिंदी नहीं आती। ठीक है, उनकी उसकी मर्जी है, बात करे ना करे, पर मारने लगे ये तो अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में हिंसा का कोई मामला है तो मेरे ख्याल से सरकार को, केंद्र सरकार को, जुडिशरी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रही बात एक भाषा एक राष्ट्र या एक राष्ट्र एक भाषा, मेरे ख्याल से भारत पे ये अप्लाई नहीं होता है। दुनिया में देखिए जो देश हैं, कुछ हैं जो एक भाषा से बने हैं, बांग्लादेश है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सब भाषा वाले राष्ट्र हैं। कुछ बने हैं एक धर्म की वजह से, जैसे पाकिस्तान बना था, है ना, और भी कई देश हैं जो एक धर्म की वजह से, जैसे तिब्बत है मान लीजिए, वेटिकन सिटी है, ये सब धर्म से बने हुए देश हैं। कुछ बनते हैं एक नस्ल की वजह से, कि एक एरिया में एक खास समुदाय एक नस्ल का है। तो जैसे हम एज्यूम करें कि बर्मा और उसके आसपास के देशों में आप देखेंगे बर्मा में एक नस्ल भी आपको अलग दिखाई देगी। कुछ देश बनते हैं जो किसी एक एथनिक फीचर पे ना हो करके मल्टी एथनिसिटीज़ के देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना भी वैसा था, लेकिन चाइना ने कोशिश करके एक लैंग्वेज तो बनाई दी है, धर्म वहाँ पर अब नहीं के बराबर बचा है, तो वो धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री बन रहे हैं। तो भारत एक भाषा का देश मेरे ख्याल से कभी नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए। तो जनता को सर ये समझ में आना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए क्षेत्रीय नेताओं के। एकदम नहीं आना चाहिए। भारत में प्रासंगिक यही है कि सब लोग 3 भाषाएं जाने धीरे धीरे, और जो कोई गांव का आदमी है मान लीजिए, उसको खेती करनी है, उसे कहीं जाना ही नहीं बाहर, अंग्रेजी क्यों सीखे, या उसके लिए दूसरी भाषा भी क्यों ज़रूरी है? हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आगे चल के ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया में जाना है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी इस समय दुनिया की संपर्क भाषा है, हम चाहें या ना चाहें वो है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कोई चाहे या ना चाहे वो है। तो जिसको भारत में रह के दुनिया घूमनी है, उसके लिए प्रैक्टिकल ये है कि उसको अपनी मातृभाषा, थोड़ी बहुत हिंदी और काम भर की अंग्रेजी आती हो, तो दुनिया आसान है उसके लिए। और मैं इस विचार से एकदम सहमत नहीं हूँ कि एक राष्ट्र एक भाषा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव समझ में आता है, एक राष्ट्र एक संविधान समझ में आता है, एक राष्ट्र एक झंडा समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा भारत पे अप्लाई नहीं होता, भारत पे नहीं। सर वो रिलेटिव डेप्रिवेशन की हम बात कर रहे थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी विवाद होता है, जिसमें भाषाई विवाद भी शामिल है और जिसमें जाति विवाद भी शामिल है, क्या उस विवाद के पीछे संसाधनों की सीमितता जो है, लिमिटनेस ऑफ रिसोर्सेज, वो एक रीज़न हो सकता है? हो सकता है, हमेशा होता नहीं। अंबानी जी और अडानी जी में झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कभी भी कि संसाधन कम है। 2 अमीर देशों में झगड़ा क्यों होगा? संसाधन दोनों के पास बहुत हैं। रशिया के पास ज़मीन इतनी भर के है, तब भी यूक्रेन वाली चाहिए। तो संसाधन कम होना एक फैक्टर हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। कभी कभी दोनों के पास संसाधन है, फीलिंग डिप्राइवेशन की नहीं है, रिलेटिव डिप्राइवेशन की है, इसकी तुलना में कम मिला। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, मतलब दिक्कत इसमें नहीं है कि मुझे कम मिले, दिक्कत इसमें है कि उसे ज़्यादा क्यों मिला। जो इंडिविजुअल्स पे है वही ग्रुप्स पे है, वही सोसाइटीज़ में लागू होता है। तो गरीबी एक कारण हो सकता है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। अमीर समाजों में भी झगड़े होते हैं और वहाँ भी रिलेटिव फीलिंग काम आती है। ठीक है, चलिए, तो अब सवाल बहुत हो गए हैं। एक आखिरी सवाल आपका रह गया था, मैं ले लेता हूँ। आखिरी सुन के मुझे राहत मिली। सवाल देखते हैं कैसा है। सर, जैसे आर्टिकल 351 की बात हुई कि जिसमें केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदी का प्रसार प्रचार करे, और हम ये देखते हैं कि जो भी राज्य जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, वहाँ केंद्र को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो क्या वजह रही हो सकती है केंद्र सरकार को ही ये जिम्मेदारी देने के पीछे? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 343 से 351 का जो पार्ट है, आर्टिकल 343
और मेजर आर्टिकल्स एक छोड़ के वो सारे केंद्र सरकार की भाषा नीति के बारे में ही हैं। संघ की राजभाषा हिंदी है, राज्यों की नहीं है। संघ मतलब सेंटर, फेडरेशन, यूनियन। राज्यों के मामले में नियम क्या है? हर राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है और 15 साल के लिए अंग्रेजी भी हो सकती थी। तो राज्यों के लिए क्या लिखा है कि आपकी राजभाषा एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो राजभाषा या राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच कैन बी द लैंग्वेजेस फ्रॉम योर स्टेट एंड हिंदी एंड इंग्लिश इफ एप्लीकेबल। तो हिंदी क्योंकि केंद्र की राजभाषा है, इसलिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदारी मिली है कि वो देश भर में उसको प्रचार प्रसार करे। इसलिए सर, सवालों का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो पूछना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि तकनीक पर आपकी बहुत पकड़ रहती है, आप विशेष अध्ययन पकड़ करते तो हैं, नहीं है लेकिन अध्ययन जिज्ञासा करते हैं, आप रहती है। उसके बारे में थोड़ा जानते रहते हैं कि क्या आ गया, उसमें क्या अपडेट है। तो क्या एआई के माध्यम से इस समस्या का समाधान आपको लगता है निकल सकता है? हाँ, निकल गया है दरअसल, अभी हमने प्रयोग करना शुरू नहीं किया है। केवल 2 एग्जाम्पल से समझ लें। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन चुके हैं जो फ़ोन में इंस्टॉल भी हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं किसी इटालियन व्यक्ति से बात करना चाहूँ, उसे सिर्फ इटालियन आती है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है। और जब मैं फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन मुझसे पूछे कि अपनी भाषा में बात करनी है या हमारी हेल्प चाहिए, मैं कहूँगी हेल्प चाहिए। और वो पूछे कि कौन सी भाषा से कौन सी भाषा, मैं कहूँगा मैं हिंदी बोलूँगा, सामने वाला इतालवी बोलेगा। ऑन हो गया, उसने अपने फ़ोन में इटालियन टू हिंदी क्लिक कर दिया। अब क्या होगा? फ़ोन पे बात चल रही है, मैं उससे पूछूंगा क्या हाल है, वो इटालियन में सुनेगा क्या हाल है, वो इटालियन में जवाब देगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मैं हिंदी में सुनूंगा। ये हो चुका है। 2, 3, 4, 5 साल के बाद ये भारत के एक फ़ोन में होगा। फिर आपको तमिलनाडु जाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, पर ये फ़ोन में है। तो आजकल ऐसे चश्मे भी आ रहे हैं, ऐसे हेडफोन्स भी आ रहे हैं। एक हेडफोन आपने लगा लिया है, एक हेडफोन सामने वाले ने लगा रखा है, एआई से कनेक्टेड है। आप जो बोल रहे हैं वो हेडफोन ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बता रहा है। जैसे पार्लियामेंट में आप देखेंगे या विदेशी यात्राओं में जब पीएम जाते हैं तो 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, 2 लोग पीछे बैठे होते हैं और दोनों के कान में कुछ लगा होता है राष्ट्राध्यक्षों के। तो मोदी जी ने अगर हिंदी में कुछ कहा और पुतिन साहब ने रशियन में कहा, जो रशियन बोलेंगे तो जो रशियन टू हिंदी ट्रांसलेटर साथ में बैठा हुआ है वो उसको रशियन में बोलेगा और पीएम के कान में रशियन से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा। जो अभी ह्यूमन इंटरप्रेटर्स कर रहे हैं, अब वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है। सॉफ्टवेयर से होते खर्चा बहुत कम हो गया, हर फ़ोन में आ जाएगा। इसके आगे अगर जाना हो तो 15 साल बाद ये भी हो जाएगा। न्यूरालिंक अगर आप जानते हो, न्यूरालिंक और उनके जैसी कुछ और कंपनियां आजकल ह्यूमन बीइंग और मशीन के इंटरफेस के रूप में चिप्स बना रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग से दिमाग में लगेंगी। 2-3 ऐसे केसेस अभी हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लकवा मार चुके, हाथ पैर नहीं हिलते, वो केवल अपने दिमाग से चेस खेल रहा है, सामने चेस की गोटियां मूव हो रही हैं, केवल सोच रहा है और वो न्यूरालिंक की चिप से ऐसा हो रहा है। अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन 15 साल में मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि हम सब चाहेंगे तो दिमाग में एक चिप लगवा लेंगे, जैसे पेन ड्राइव होल्डर नहीं होता वैसा लगवा लेंगे और वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे। और अगर मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, मैंने उसमें तमिल भाषा अपलोड कर ली, अब मुझे तमिल आती है, और तमिलनाडु से वापस आया तो मैंने तमिल को हटा दिया क्योंकि बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा खर्च हो रही थी। जिस जिस देश गए वहाँ की भाषा मैंने अपलोड की दिमाग के अंदर, दिमाग में चली गई, और जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। 25 साल बाद ये भी हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसी चिप्स बन जाएं, एक ही बार में सारी भाषाएं एंटर की, आपको सारी भाषाएं आती हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। तब तक के झगड़े हैं, झगड़ लीजिए। तकनीक के बारे में ऐसा है कि ये हो जाएगा, इससे मुझे कोई डाउट नहीं है, ये सब चीज़ें 15-20 साल में सच में हो जाएंगी। लेकिन तब कौन सी भाषा चले, अभी भाषा का झगड़ा है। मेरे ख्याल से 50 साल बाद झगड़ा ये रहेगा नहीं। 50 साल बाद नेशनलिज्म कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर अर्थिज्म आएगा, पृथ्वीवाद, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल में झगड़ा चल रहा है।
तो प्लेनेटिज्म का इंतज़ार कीजिए, नेशनलिज्म शायद पुरानी चीज़ हो जाए। हम पृथ्वी के निवासी हैं, तुम चंद्रमा के हो, तुम्हें पीटेंगे हम। पृथ्वी की भाषा बोल, वरना उतार देंगे स्पेस शटल से। फिर ये सब होगा। झगड़ा किए बिना हम रह नहीं सकते, हम झगड़ा करने के बहाने ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण हमें झगड़ा चाहिए। एड्रीनलिन रश नहीं होता है बिना झगड़ा किए, टेस्टोस्टेरोन संतुष्ट नहीं होता है, और प्यार भी चाहिए, ऑक्सीटोसिन भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए प्यार और झगड़ा हमेशा चलेगा, कितने भी समाधान निकाल लीजिए, झगड़े की वजहें बदलती रहेंगी, झगड़े चलते रहेंगे। ठीक है। फिर सवाल तो और भी होंगे लोगों के पास में, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे दिन भी हैं। तो सर हमारे साथ मिलेंगे, बात करेंगे और सवालों पे जवाब देंगे। तो आप दूसरे सवाल पूछ लीजिए अगर आपको लगता है पूछना है तो सर फिलहाल के लिए ये है कि आपने हमें इस मुद्दे पर जितना कुछ समझाया, भाषाई विवाद पर हमारे सामने एक तस्वीर आ गई है कि ये पक्ष हो सकते हैं, और एक सोल्यूशन जो आपने बताया वो बहुत क्लियर हमें समझ में आया कि शायद आज नहीं तो कल हो जाएगा, और साथ में जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ ही गया होगा। तो उम्मीद है कि सर जल्दी ही आपसे दोबारा हम आपका समय लेंगे और उसके बाद फिर एक चर्चा करेंगे। ज़रूर। हम जल्दी लोग अपने बैठेंगे। धन्यवाद देने का एक जो तरीका है वो अपनाते हैं, तो आपके सामने एक बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।